हाँ सब ठीक है। आओ खाली आओ। अरविंद आओ, जगह है। आवाज़ आपकी धीमी है, क्योंकि उनके बहुत कर्मचारी सब रहते हैं। नहीं, गला सही है। हाँ, गला सही है, आवाज़ एक ही है ना। लो बैठ जाओ। आइए बैठ जाइए भाई। अब नहीं अलग जाएंगे। बहुत धन्यवाद। जब आप लोगों ने देखा, आप स्वयं गीत लिखते हैं और मिशन के प्रति जो है जगाने का कार्य भी करती हैं और स्वयं राइटर भी हैं और हम लोगों को प्रेरित भी करती रहती हैं। और इसी प्रकार आज इस पूर्णिमा के अवसर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राम शोहरत बहुत से आग्रह करेंगे को मंच पर आएँ, क्योंकि साथ में सबसे पहले महामानव समाज के साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले, तमाम महापुरुषों को मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज राम स्वरूप वर्मा जी का धन्यवाद दिवस, मैं उनका नमन करता हूँ। श्री नरसिंह पटेल जी अज्ञानी आज स्वरूप को मैं सावंत को आप लोग यहाँ पर है काफ़ी संख्या में, और इसके साथ साथ समय नहीं पूरा होने के कारण अभी सूचना है राजनगर बाजार में अभी जो हाल ही में बिहार और बहराइच में जो महिलाओं बहनों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, उसी के विरोध में तो कैंडल मार्च निकालना है शाम को 6 बजे, और हम सभी से निवेदन करेंगे कि वहाँ आप लोग भी शामिल होइए और आप जो बहनें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि हमारे साथ में जो महिलाएँ हैं वो भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, और आप लोग कल समय दीजिएगा। उसी के साथ में अपनी बात को विराम दूँ। कल क्या है? कैंडल मार्च समाज के जनक राष्ट्रपिता फुले, महिला शिक्षा की प्रथम शिक्षिका
माता सावित्री बाई फुले उनका साथ देने वाली माता फातिमा शेख, और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन बंदन करते हैं। जैसा कि आज ये कार्यक्रम रखा गया है, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी और रंजानी जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि सभा देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और हम अपना छोटा सा विचार रखना चाहेंगे कि हमारे आगे वक्ताओं ने सारी चीज़ें विभिन्न विचारों पर उन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या किया उस पर उन्होंने बताया और आगे बताएंगे भी, क्योंकि ये सामाजिक जनजागृति चल रहा है पूरे ज़िले में, पूरे देश में या पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन मेरा एक छोटा सा विचार है कि जो सामाजिक जनजागृति यानी सामाजिक कार्य है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से करके और जिले की कार्यकारिणी गठन करके हर ब्लॉक में तहसीलवार जैसी भी व्यवस्था होती है, अगर ऐसा हो जाता है तो यानी पूरे ज़िले में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, यानी एक ग्राम सभा में हमारा एक व्यक्ति होना जरूरी है। कुछ ग्राम सभा ऐसी होगी जहाँ पे हमको 50 लोग मिल जाएंगे, 100 लोग मिल जाएंगे। कुछ ग्राम सभा ऐसी होगी जहाँ 5 लोग मिलेंगे, जहाँ 10 लोग मिलेंगे। कुछ ग्राम सभा ऐसी होगी जहाँ कोई नहीं होगा। तो मेरा ये विचार है कि अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम हो तो और सुचारू रूप से होगा और बढ़िया तरीके से होगा। हमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत या हमें लोगों की जहाँ हमें इकट्ठा करना है तो वो भी परेशानी नहीं होगी। अब जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है, अम्बेडकर जयंती ही ले लीजिए, 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जो वो 2 महीने से 3 महीने से परेशान रहते हैं, पूरा अपना घर परिवार पूरा त्याग देते हैं। चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे लोगों से मिलना हो, चाहे बात करना हो, वो परेशान रहते हैं। लेकिन जब हमारा पूरे जिले के लोग आते हैं और जब हमारा काम बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और जो है हमें आर्थिक सहयोग की ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति जो है 1 रुपया 1 दिन का देता है तो उसका एक शुल्क रखा जाए कि 1 वर्ष में हमें 365 रुपया देना है। तो मेरे हिसाब से 1212 ग्राम सभाएँ हैं, उसमें 1212 गुणे 365 के 4.5 लाख रुपए 1 साल का हो जा रहा है। हमें पैसे की कमी नहीं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए तन मन धन सब की आवश्यकता होती है। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना आर्थिक सहयोग के लिए, ना भीड़ जुटाने के लिए, या किसी भी जो इंटीरियर क्षेत्र में रह रहा है वो चाह रहा है कि हम कार्यक्रम करें, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक दबाव है या मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो नहीं करने दो, उसकी पूरी इच्छा है लेकिन वो दबाव के कारण नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हमारा एक चैनल बन जाएगा, हमारी एक टीम बन जाएगी, तो वो जब हमको उसको ये समझ में आएगा कि हमारे साथ इतने लोग हैं, 1212 तो एक हमने उदाहरण दिया है कि 1212 और लोग हो सकते हैं और धन इकट्ठा हो सकता है। जब उसके दिमाग में आएगा कि हमारे साथ तो इतने लोग हैं, तब उसका मनोबल बहुत बढ़ेगा। और जब 500, 400, 800 में 1200 के 1000 में इकट्ठा होंगे तो उसकी सारे डर खत्म हो जाएंगे। और कार्यक्रम जिस क्षेत्र में, जिस इंटीरियर क्षेत्र में शून्य है या बहुत कम है, वहाँ हम लोग जा करके कार्यक्रम करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1000 लोग वहाँ पहुँचे। अगर 400-500 लोग पहुँच गए तो उसका मनोबल बढ़ेगा और वो लीडर हो जाएगा। किसी जो गलत विचारधारा के लोग हैं या मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो उनसे कभी नहीं डरेगा और हमारा काम सुचारू रूप से चैनल के माध्यम से हो जाएगा। हमने देखा, हमको बहुत दुख हुआ कि ऐसे जो 4-5 लोग हैं वो बकला 2 महीना से घर छोड़ दिए हैं, 3 महीना हो गया लगे हैं, सबसे मिल रहे हैं, आर्थिक सहयोग जुटा रहे हैं, तब भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हमारा काम बढ़ जाएगा। हम कोई भी काम चाहे, आज ये काम है, श्रद्धांजलि सभा है या कहीं भी कार्यक्रम जिले में कहीं किसी भी कोने में कार्यक्रम लगा होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे अन्य वक्ताएं हमारे मार्गदर्शक हैं, तो
वो और लोग बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये मेरा छोटा विचार है, अगर इसमें और लोगों के विचार आ जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि और अच्छी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद सर जी, आपने अपने सुझाव अच्छे दिए और ऐसे धीरे धीरे हम लोग जुड़ते जुड़ते कड़ी के रूप में हम अपने हक का अधिकार को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते रहेंगे। अभी हमने व्हाट्सएप पर देखा, इसमें जो उथल पुथल चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं, जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें लिखा था कि मर्डर कमीशन लागू हो जाए। ओबीसी जो हमारे भाई हैं, 12,000 लोगों को तत्काल नौकरी मिल जाएगी, 12 करोड़ लोगों को तत्काल नौकरी मिल जाएगी। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि यूनाइट होने के साथ साथ आप अपने हक और अधिकार को जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और शिक्षित के साथ साथ प्रशिक्षित होना जरूरी है। ऐसा नहीं शिक्षा लेके आप कहीं और चले जाएंगे, जब तक आप प्रशिक्षित नहीं हो जाएंगे सारे महापुरुषों का इतिहास यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने महापुरुषों की जितनी तस्वीर लगाई गई है, ये सारे महापुरुष संघर्ष किए हैं आपके लिए, लेकिन इनकी तस्वीर, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। इसीलिए इस मंच को लगाकर हम लोग दिखाते हैं और पूर्णिमा अमावस्या के बहाने हम लोग 2-4 दिन बुलाते हैं ताकि हम लोग अपने महापुरुषों की बातों से प्रेरित हों। और जो भी साथी कहीं से कोई बात है अगर समाज में नहीं पहुंच पा रही है तो इस मंच पर आकर अपनी बात को रखें। अब इसी विचारों के कड़ी हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा दूर से सरपराई माननीय रिंकू गौतम से आग्रह करेंगे कि साथ उनको दूर जाना होगा, वो मंच पर आवा फिर 2 बात रखें। माननीय रिंकू गौतम। हाँ आवाज़ आ रही है। और जिस तरह से आए हुए मैं उन्हें भी सभी को मैं जय भीम करती हूँ। और इसको मैं नहीं रखूँ क्योंकि छोटा सा जो भी हमारी माता जो भी जैसे दिवाली जो मनाते हैं, अगर हम हिंदू नहीं हैं तो वो चौबीस त्योहारों को जैसे या फिर कैलेंडर ले लें, उससे आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारे महापुरुषों का कार्यक्रम है, क्या होता है, जन्मदिन है, आप देख सकते हैं। और त्योहारों का रहस्य है वो आप किताब ले लीजिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं अपने बच्चों से पढ़ाइएगा तो उसमें जितना भी जो कहते हैं रक्षाबंधन है, करवा चौथ है, जितने भी त्योहार हैं हमें उससे जान सकते हैं कि हमें ये सब नहीं करना है। और जैसे कि यह रक्षाबंधन कहते हैं भी उसको बांधने से रक्षा होती है, भी रक्षा होती है, मानते हैं कि भाई भाइयों की उम्र बढ़ती है। और करवा चौथ पूजने से यानी पति की उम्र बढ़ती है। और क्या कहते हैं तो वो आता है माँ भी जैसे भी दूज, भाई दूज होता है या सिलवा होता है, तो अगर हम भी उनकी उम्र हमें बढ़ानी है, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों की देखभाल करिए, पतियों की करते हैं, भाइयों की है। अगर उनकी कोई कमी है जैसे कि भाई बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनकी फीस को हम जमा कर सकते हैं, और या तो भी जैसे कोई भी खर्चा बीमारी है तो उसमें भी हम सहयोग कर सकते हैं। इसी का कहते हैं रक्षा करना। और एक धागा बांधने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। साल में एक त्योहार आते हैं, कहते हैं त्योहार में आ गया, अभी जाना जरूरी है, कर्जा ले लें, महंगी महंगी साड़ी ले लें। हम जैसे आज हमारे पास पैसा नहीं है तो कहेंगे अरे बगल वाली से ले लें, अगर वो 1000 की साड़ी पहने हैं तो हम 2000 की पहने। फिर वो जाती है दूसरे के बगल खड़ी होती है तो वो कहती है कि अरे ये तो भाई हमसे बढ़िया पहनी आई हैं, तो उनका मुंह फीका हो जाता है। अब फिर वो समझती है कि हम इससे अच्छी पहन के जाएंगे, फिर वो कर्जा ले, अगर आपके पास नहीं है तो बगल से लेती है, बगल से दूसरी बगल में लेती है, तो वो क्या कहती है कि भाई हमारा
ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। माननीय के नंद साहब से आग्रह करें कि मंच पर हमें अपनी बात को रखें। आदरणीय नंद साहब। जब पूछ लेगी अतीत में जितने कुछ हुए हैं, वर्तमान में जितने कुछ है और भविष्य में जितने कुछ होंगे, ऐसे सभी कुछों को मैं करता हूँ। आज जो सावन पूर्णिमा है उसका आखिरी दिहाड़, जिसको हमारे यहाँ एक जो है मैडम ने वो भी रफ्तार कर रखा है, वो उसी से जुड़ा है। सावन पूर्णिमा सावन पूर्णिमा जो है वो संगठित बुद्ध के वचनों को संग्रहित करने का जो दिन था, यानी संग्रहित करने मतलब उसकी रक्षा करने का। तो इस नाते जो है उसको पाली में रक्षा कहा जाता है, रक्षा कहा जाता है। रक्षा को हिंदी में रक्षा कहते हैं, यानी बुद्ध वचनों की रक्षा कौन करेगा। उसको हमारे देश के व्यापारियों ने रक्षा बंधन बना दिया। वो रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र, इन सूत्रों के आधार पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 84,000 सूत्रों का संधारण किया था। उन 84,000 सूत्रों का कैसे रक्षा हो, उसके लिए प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। और उस प्रथम बौद्ध संगीत में ये जो है भगवान बुद्ध ने जितने सूत्रों का संगायन किया था वो लिपिबद्ध करने का क्रम पहले उस पर जो है चर्चा हुई। संगीत का मतलब होता है महासभा। उस महासभा में जितने जो है भिक्षु होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और उस पर जो है गुण और दोषों पर चर्चा होती है। क्या जोड़ दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए, समीक्षा होती है उस पर, और उसमें जो है उसके बाद उसको लिपिबद्ध किया जाता है। तो इस नाते जो है वो प्रथम बौद्ध संगीत जो तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद यानी सावन में शुरू हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जो अजातशत्रु नामक सम्राट ने इसका आयोजन किया था। महाकाश्यप ने इसकी अध्यक्षता किया था और संगायन जो है अरहत उपाली ने किया। तो उसमें इस नाते इसको जो है आज के दिन को जो है सावन पूर्णिमा को वो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा ये रक्षा सूत्र है, बुद्ध रक्षा सूत्र दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसमें राखी बांधने का कहीं कोई जो है रक्षाबंधन बांधने का कहीं कोई जो है वो नहीं है। तथागत बुद्ध ने जो उनके शोध का विषय था वो सबसे महत्वपूर्ण है इस रक्षाबंधन के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए। उनके शोध का विषय था प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है कार्य से कारण की हो, यानी प्रत्येक कार्य का कारण होता है, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। तो अगर आप कार्य और कारण से इस रक्षाबंधन को जोड़ने का कार्य करें, जानने समझने का कार्य करें, कार्य और कारण का मतलब विज्ञानवाद। आप जो राखी बांधते हैं, लड़की लड़के को बांधती है, जहाँ लड़की लड़के नहीं वहाँ ब्राह्मण स्वयं जो है जाके बांधता है और बांध कर दान लेता है। तो राखी ये जो रक्षा है, क्या रक्षा बांधने से कोई भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकेगा? तर्क की बात है, विज्ञान की बात है, कार्य और कारण की बात है। जिस दिन आप कार्य और कारण की चर्चा अपने परिवार में करेंगे उस दिन बेटियाँ या बहनें स्वयं जो है, क्योंकि हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं, हम हिंदू बने रहना चाहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। हम बाबा साहब के न्याय भी बनना चाहते हैं और हिंदू भी बने रहें। जैसे अम्बेडकर जयंती में शामिल होकर बाबा साहब के न्याय बनाते हैं और हिंदू त्योहारों को मनाकर हम हिंदू भी बने रहना चाहिए। ये दोहरा मापदंड जो है नहीं चलेगा। बाबा साहब का न्याय वही